बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। JK24/7 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं मीर हिलाल हांजुरी और बात करेंगे नवीन कुमार चौधरी की और जम्मू कश्मीर में दी जाने वाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। लेकिन उसके साथ साथ लद्दाख और भारत के जो चाइना और भारत के दरमियान लद्दाख में जो अभी सूरत हाल बनी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे सीनियर साथी सनम एजाज मेरे साथ है। सनम, इससे पहले कि हम बॉर्डर टेंशन की बात करेंगे, लेकिन पहले अंदरूनी सूरत हाल का जिक्र करते हैं, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब बाज़ाब्ता तौर पर जारी हो चुका है और इसमें एक IAS ऑफिसर का नाम भी आ रहा है और इसकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जारी हो गई है और उमर अब्दुल्ला का इस पर फर्स्ट रेस्पॉन्स भी आया है। तो क्या रेस्पॉन्स है? देखिए, बिल्कुल ये एक नवीन चौधरी की नहीं हुई है। खबरें आ रही हैं कि 25,000 डोमिसाइल इजरा हुई है और पिछले दिनों गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आया था, तहसीलदार को बताया कि 15 दिनों के अंदर अंदर आप डोमिसाइल इजरा करिए, अदरवाइज अगर आप डिले करते हैं तो 50,000 रुपये आपको जुर्माना होना पड़ेगा। तो एक सर्टिफिकेट अगर डिले हो जाती है तो तहसीलदार को तनख्वाह जाएगी, अगर 10 सर्टिफिकेट्स डिले हो जाती है तो उसकी सारी उम्र भर की कमाई जो है वो डिले हो जाएगी। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आपकी तनख्वाह आपको जुर्माना हो सकता है 50,000 रुपये। लेकिन उसमें एक चीज़ है, एक तो खदशात अलग से हैं, जो कश्मीरी को खदशात हैं डोमिसाइल पे, वो 370 के साथ ही आ गए थे। लेकिन एक खदशा और है, तहसीलदार 15 दिनों में डोमिसाइल की सर्टिफिकेट इजरा कर सकेगा, क्योंकि इतने लोग, अब उसको स्टेट सब्जेक्ट भी सबको बनानी है, डोमिसाइल एक को नहीं बनानी है, सबको बनानी है। स्टेट सब्जेक्ट कहीं आप वैल्यू नहीं रखती है, तो तहसीलदार 15 दिनों में करेगा इजरा, 15 दिनों में उसके पूरे इलाके में। अब वो नहीं कर सका, अब वो उसको हड़बड़ी में करना है, फटाफट जो भी आता है, तो उसमें हज़ारों की तादाद में ऐसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इजरा होंगी जो चाहते हैं कुछ लोग बाहर से या दूसरी जगहों से, जिनको एज पर न्यू जो ऑर्गेनाइजेशनल लॉ है, न्यू प्रोसीजर या न्यू लॉ है, जिनके मुताबिक वो उसमें नहीं आते हैं, वो उसमें भी अपना तुक्का डाल देंगे। तो बहुत सी फेक ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ये भी इजरा हो जाएंगी। फेक तो नहीं कहूँगा, गलत इजरा हो जाएंगी, क्योंकि तहसीलदार को 50,000 उसको पहले 50,000 बचाने हैं, वो अपनी जेब से देगा नहीं, तो वो उसमें हर किसी जो भी आते रहेगा दस्तखत करता रहेगा। एक वो है, और दूसरा ये है कि उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन आया है 5 अगस्त के बाद रिएक्शन आया, देर आयद नहीं, मैं नहीं कहूँगा दुरुस्त आयद, लेकिन बड़ी देर की मेहरमा आते आते। डोमिसाइल से पहले 5 अगस्त हुआ, उसके बाद वो जेल थे, जेल भी 2-4 महीने काटू नहीं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस टोटल खामोश रही। खदशात, उनका मानना था कि जो खदशात हैं, लग रहा है कि उसी पर, तो वो खदशात क्या थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं, हर किसी को खदशात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमारी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश है, साजिश है, वो इसको साजिश बता रहे हैं। और ये एवरेज कश्मीरी बताता है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बताता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस यही। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MPs थे। 5 अगस्त की तारीख जब बदली जाती है, वो उस पर पार्लियामेंट में थे नहीं, तीसरा तो वो भी एक्टिव था, लेकिन वो कहाँ था क्या था वो अलग सी बात है, वो उससे एक्टिव हो सकता था। अब हमारे यहाँ हर किसी को लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश रही। रिजाइन भी दे सकते थे, वो भी नहीं दिया। आज उनने बात की, अभी पिछले जब फारूक रिलीज हुए उस भी तब भी बात नहीं की। तो अब न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर। लोग भी ये पूछ रहे हैं कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस हसनैन मसूदी या मोहम्मद अकबर लोन साहब एक्टिव मेंबर्स थे और ये जानते हैं कि उनके बात करने से कुछ बदलता नहीं है और कोई उनका सुनता भी नहीं है, तो फिर उनकी एग्जिस्टेंस का क्या फ़ायदा है? आम कश्मीरी भी ये पूछते हैं, तो उन्हें रिजाइन क्यों नहीं किया? तो कम अज़ कम उनके तो कम अज़ कम उनका प्रोटेस्ट ही दर्ज हो जाता है। वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारी सारी कश्मीर की वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, हमारे पार्लियामेंट मेंबर थे। हमारा पार्लियामेंट मेंबर का बयान दुनिया में गिना जाता है, वर्ल्ड कम्युनिटी में माना जाता है। अगर आप और मैं बयान दें तो हमारे बयान का कोई वैल्यू नहीं है। हम प्रोटेस्ट करें, कुछ भी करें, हमारा कोई, ये हमारे MPs को बयान देना था, उनको इस पे अपना, अगर वो उनको एतराज़ थे तो एतराज़ात दिखाने थे। आज गई बात, अब रात गई तो बात गई, अब बात गई। आज उनके ये जो है, ये से कोई नहीं, ये उनका, वो सिर्फ अपने आप का पॉलिटिक्स में जिंदा रखने। उनको चाहिए था ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट कम से कम वो रिजाइन कर लेते। उसके बाद पार्लियामेंट में वो कभी गए भी नहीं, तो फ़ायदा क्या? तनख्वाह लेने के लिए वो बैठे थे यहाँ पे। और उमर अब्दुल्ला जब कश्मीर में अल्ताफ़ बुखारी की सरकार बनाने के लिए फटाफट दिल्ली पहुँच जाता है। सरकार के लिए बड़े उतावले हैं, लेकिन कश्मीरियों की बात करने के लिए उतावले नहीं है। और राइट नाउ आज के इनके बयान से मुझे एतराज़ है। मैं एक कश्मीरी हूँ, एक आम कश्मीरी के नाते मुझे एतराज़ है कि मेरी सबसे बड़ी पार्टी, जो एक वक्त में हमारी एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हमारी तंजीम तहरीक मानी जाती थी, वोट भी इसी चीज़ के लिए लिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आर्टिकल 370 की प्रोटेक्शन हो जाए और ये इसका तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, तो आप इस जमात को वोट डालें। और उसके बाद जब लोगों ने वोट डाला और फिर ये जमात फेल हो गई इसको बचाने। नहीं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बदकिस्मती है, लीडरशिप जो है वो कश्मीरी लीडरशिप जो है वो हर साइड से, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो, यहाँ दोषी एक नहीं है।
यहाँ सब दोषी हैं। यहाँ उमर अब्दुल्ला भी वैसा दोषी है, महबूबा मुफ्ती भी वैसी है, सजाद गनी लोन भी दोषी है, आपका भाई भी, मेरा भाई भी। यहाँ सेपरेटिस्ट जो है सब एक ही तरह के ही इस कौम के जिम्मेदार हैं। और आज जो कुछ भी डोमिसाइल के बाद होना है, क्योंकि मुझे खदशात है इस डोमिसाइल में कई हजारों कई लाखों ऐसी सर्टिफिकेट्स भी इजरा हो जाएंगी जिनका जो वजूद जो इस नए कानून के मुताबिक आ ही नहीं सकते, क्योंकि 50,000 जुर्माना देना है तहसीलदार को अगर वो सर्टिफिकेट टाइम पे इजरा नहीं कर पाता है, तो हड़बड़ी में हर किसी जो भी आएगा उसको दस्तक मारता जाएगा। तो इसमें बहुत से लोग हो जाएंगे और फिर आने वाले चुनाव भी हैं, उसके लिए सरकार की भी, बीजेपी की भी, नॉट सरकार की, बीजेपी की एक पॉलिसी है कि चुनाव में अपने लोगों के इस वोट शुमारी में कुछ लोगों को भरा जाए। उसके साथ साथ रिऑर्गेनाइजेशन करें स्टेट की, डोमिसाइल का ये जो कर रहे हैं, ये जो स्टेट का जो नया जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें भी है, कुछ हैं तुक्के डाले जा रहे हैं और उन तुक्कों में साफ जाहिर है कुछ न कुछ डेमोग्राफिक चेंज होने जा रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं क्योंकि इसके ऑफशूट्स हो सकते हैं और इसमें ये बाद में ही देखा जाएगा कि क्या वाकई ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोग जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 3 ही मेंबर इनके थे, तो ये 500 से जायद जो मेंबरान वहाँ पर है, तो इनकी बात कौन इनकी बात सुनता? उनको झगड़ा नहीं करना था वहाँ पे, इनका एक प्रोटेस्ट ही दर्ज हो जाता ना, वो बहुत बात थी। वहाँ झगड़ा करने से, इनकी बात से ये कानून नहीं बदल सकते थे, ये कानून के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन यूजुअली जब आप सरकार का अपने किसी मुद्दे के लिए सरकार का खिलाफ कर रहे थे तो आप प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट दर्ज होता है, सरकार तक बात पहुंचती है कि ठीक है मैं आपके इस फैसले से नाराज हूँ, मेरे लोग आपसे नाराज हैं, प्रोटेस्ट ही होता है ना। तो प्रोटेस्ट भी कहाँ हुआ ना, इनको थोड़ी वहां पे जाके बिल प्रोटेस्ट में ये रिजाइन भी दे सकते थे ताकि अच्छा बड़ा मार्क प्रेशर बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते थे, ये बाहर जाके मीडिया से बात कर सकते थे, ये दिल्ली में थे, दिल्ली में मीडिया से बात कर सकते थे, इंटरनेशनल कम्युनिटीज तक बात पहुंचा सकते थे। इन लोगों ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, ठीक। कश्मीर के लोग अब कहते हैं कि ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं हुई है, जो आपका कानूनी आईनी स्ट्रक्चर था उसकी बुनियाद बनाकर भी अगर आप वहाँ पे बात करते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद ने की है या दूसरे कांग्रेस लीडरों ने की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस अंदाज से वहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा। हमारे दिल्ली के कांग्रेस लीडर ने बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन की कश्मीरियों की, हमारे CPM वालों ने अच्छी की, कुछ बीजेपी के लीडर ने भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन की कश्मीरियों की, सही नुमाइंदगी की इस हवाले से, हमारे लोगों ने नहीं की, सिंपल सी बात है। और आज ये बयानबाजी जो है ये बड़ी देर की मेहरबा आते आते बहुत लेट हो चुका है अब, चूंकि उमर अब्दुल्ला ने खदशात का इजहार किया और वो खदशा उनका मानना है कि अवाम का भी खदशा है, यानी डेमोग्राफिक चेंज हो सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर के साथ साथ जब हम जम्मू कश्मीर से जो अलहदा किया गया इलाका UT लद्दाख है, वहाँ पर अब काफ़ी गर्म है सरहदें, चीन और भारत की फ़ौजें आपस में लड़ भी पड़ी हैं और यहाँ तक कि आज जो है ये सरहदें काफ़ी खामोश नहीं हैं बल्कि काफ़ी अभी जो गर्म है। तो इस गर्मा गर्मी में कहाँ पर, क्योंकि अब US की जानिब से भी एक रिएक्शन आया है कि जो माइक पोम्पियो ने कहा है कि अब फ़ौजें जो हैं शायद इस तरफ भी आ जाएंगी, तो क्या हो सकता है ये सारे? हमें एक बड़े तूफान के लिए तैयार रहना है, सबको तैयार रहना है। और ये शुरुआत जो है वो शाहीन अहमदुल्ला साहब की, कुछ कहा जाता है हमारे कश्मीर में कि उनकी पेशन गोइयाँ हैं, उन्होंने पहाड़ों का सिलसिला किया है, अटक की वादियों का उसमें उन्होंने नाम लिया है, जिक्र किया है। तो अटक की वादियाँ शायद यही हो सकती हैं, वो कहाँ पे वादियाँ हैं, शुरुआत यहीं से हो रही है। क्योंकि आज सुबह सुबह मैं राह चलता था, एक जगह दुकान पे TV खड़ा था और उसमें पाकिस्तान के एक स्टेटमेंट वहाँ का रहा था, उनके ISPR का, उस स्टेटमेंट वो अपनी कौम को कर रहा था, बता तैयार रहिएगा, वो उनका टिकर चल रहा था, फलानी का स्टेटमेंट आया जी कौम तैयार हो जाए, वो TV वहाँ का, वो कितनी ऑथेंटिक आई डोंट नो, लेकिन वो टिकर जो है अगर वाकई में वो चीज़ है कि पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द आर्मी वहाँ का ISPR क्या अपनी आवाम को बताता है कि तैयार रहिए एक बड़े तूफान के लिए, एक बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहिए, तो कुछ न बात तो बड़ी है। और इधर की जो खामोशी आपको दिल्ली में दिखाई दे रही है, ये खामोशी रूटीन की खामोशी नहीं है, ये बड़े तूफान की पेशखिमा है। और मेरा अब तक मानना है ये खामोशी जो है ये तैयारी है। खामोशी कहाँ है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी बोले, डिफेंस मिनिस्टर भी पूरे एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, फौजी सरबराह के भी बयानात आ रहे हैं और उनका मानना है कि जवाब भी दिया जा रहा है, तो फिर खामोशी कहाँ है? जो हालात बने हैं ना, जो गलवान से लेके दौलत बेग तक के हालात बने, आपको बताता चलूँ, दौलत बेग में के नज़दीक ही हमारा जो नया आर्मी बेस, जहाँ पे हमने सबसे बड़ी एयर बेस, दुनिया की सबसे ऊँची एयर बेस है हमारी फ़ौज की, वो बनी है, दौलत बेग के पास है। वहाँ के रिलेटेड जो कुछ देखने को मिल रहा है वो एक बड़े तूफान का पेशखीमा है। उस पर वज़ीर आज़म साहब का बयान आया है, लेकिन उस तरह के बयान नहीं आए हैं जिस तरह मोदी साहब का लहजा है, जिस तरह वो जवाब देते हैं, जिस तरह अमित शाह जवाब देते हैं, उस तरह का नहीं है। ट्यून बदल के आया है, ये ट्यून बदलने की बात है कि कहीं ना कहीं वो तैयारी कर रहे हैं,
तैयारी यहाँ से हो रही है, तैयारी चीन में भी कर रहा है, और इस तैयारी में पाकिस्तान भी तैयारी कर चुका है, बांग्लादेश, नेपाल, छोटा मुल्क नेपाल जैसा मुल्क। हिंदुस्तान के जो पड़ोसी ममालिक है वो हिंदुस्तान की मुखालिफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन यूएस माइक पोम्पियो का जो जवाब आया है, जो उनका बयान आया है कि वहाँ उधर से फ़ौजें जो हैं वहाँ उठा रहे हैं, और दूसरी जानब जो चाइना इंडिया के दरमियान जो अभी थ्रेट बना हुआ है यहाँ की तरफ उन्हें धकेल दिया जा रहा है, तो ये क्या हो सकती है? देखिए, अमेरिका ने जब भी अमेरिका की इकानमी ख़राब हुई है तो उसने दूसरे मुल्कों को जंग में डाला है, वो खुद कभी उसने जंग नहीं किया। आज तक की हिस्ट्री देखिए, आज उसने कहा हमारा बिहारी बेड़ा जी जाएगा इधर चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान के सपोर्ट में। वो 71 में, मुझे याद है हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, 72 में 75 में 7वां बेड़ा आ रहा है अमेरिका का। पाकिस्तान कहता था 7वां बेड़ा आ रहा है हिंदुस्तान से लड़ने के लिए। अमेरिका, तब अमेरिका बहुत क्लोज था पाकिस्तान का, तो अमेरिका 7वां बेड़ा। आज 70 साल हो गए, वो 7वां बेड़ा भी नहीं आया। आप पुरानी हिस्ट्री सारी पढ़िएगा, अपने बुजुर्गों सुनिएगा, 7वां बेड़ा आ रहा है। 7वां बेड़ा आज तक कभी नहीं आया पाकिस्तान के लिए। तो हिंदुस्तान के लिए भी बेड़ा जो है ये बताया है कि वो उनकी फौजें आएंगी, वो आएंगी नहीं, क्योंकि ये चीज़ जो है ये हिंदुस्तान के अंदर भी ये चीज़ जो आप पनप रही हैं। लोग कहते हैं कि अमेरिका पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है और वहाँ पर जो उनका बयान है उस पर भी फिर तनकीद हुआ है, और लोगों के अंदर ये चीज़ें खदशात हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका की अब तक हिस्ट्री है, उसने 2 लोगों को जंगों में उतारा है, अपना सामान बेचा है। जंग दूसरे लड़े, सामान उसका और करें, इस्तेमाल करें, तो उसकी इकानमी सामान से ही चलती है। अमेरिका की भी इस वक्त यही कोशिश है सामान अपना बेचने की। और मुझे हिंदुस्तान की जो फौज है, ताकत जो है, फौजी ताकत, टेक्नोलॉजी में बहुत हम पीछे हैं, इंडिया चाइना से पीछे है टेक्नोलॉजी में, लेकिन मैन पावर में टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। तो अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेने के लिए हिंदुस्तान करेगा, और अमेरिका देगा भी शायद, क्योंकि उसको चाइना एक बड़ा थ्रेट भी है, तो उसके हवाले से देगा। अदरवाइज उसके अपनी कोई इंटरेस्ट और नहीं है, वो दुश्मन दोस्त किसी का नहीं है, वो दोस्त पैसे का है, वो ऐसे नहीं देगा। लेकिन चाइना के खिलाफ उसको टेक्नोलॉजी वो इंडिया को देगा, और अगर ये टेक्नोलॉजी वक्त पे आ जाती है तो आप समझ लीजिए बहुत खतरनाक सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि हम इंडिया के पास मैन पावर है, इंडिया के पास लड़ने वाले हैं, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे। और अब आपको बताता चलूं, आपके सारे एयरक्राफ्ट इस वक्त लद्दाख में जा चुके हैं, जो जंगी तैयारे हैं। आपकी जो नई जो M19 जो टैंक है, जो टैंकें हैं, वो लद्दाख में पहुंच चुकी हैं। करगिल जंग में नहीं गई थी, आज पहुंच चुकी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दिल्ली को पता है, वो अपनी तैयारी कर रहा है, तैयारी कर चुका है और कर भी रहा है, दोनों चीज़ें हैं। तो दिल्ली इस सारे को समझते हुए फिलहाल थोड़ा टाइम गेन करिए, ताकि वो पूरी तरह से तैयार हो जाए, और फिर उसके बाद आमना सामना हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, अपनी एनालिसिस देने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हिंदुस्तान को कोई भी मुकाबला करना होगा, कोई भी तैयारी करनी होगी, तो उसे किसी और पर मुनहसर नहीं रहना होगा, बल्कि अपनी फ़ौजें, अपनी ताकत, अपनी सलाहियत को बढ़ाना होगा। हालांकि आपको याद होगा कि 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड भी फ़ौज को रिलीज़ किया जा चुका है, और जैसा कि सर ने भी कहा कि तैयारियाँ हो रही हैं, हो सकता है कि ये फ़ंड भी उसी तैयारी का हिस्सा हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे मीरहिलाल हाजिरी को दीजिए सना मिजाज, और समीर वानी और खालिद मुश्ताक के साथ साथ आबिद कादिर को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।